नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में कोरोना के केसेस में गैर मामूली कमी, 7,646 नए मुतासरीन, 53 अमवात। नाइट कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तोसी। खम्मम, वरंगल और दीगर 5 बलदियात में पुरअमन रायदही। कोविड के पेश नजर सिर्फ तकरीबन 50% रायदही दर्ज। कम से कम चंद हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। कोरोना की दूसरी लहर से हालात काफी संगीन। सरकारी दवाखानों में मौसर इंतजामात नहीं, भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में इफ्तार देने के बहाने डकैती की वारदात, 24 घंटों में सारे गिरफ्तार। कुशाईगुड़े में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस 2 अफराद गिरफ्तार। और टप्पा चबूतरे में गैर कानूनी गुटखे की भारी मिकदार जब्त, 2 अफराद तहवील में। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। जुमे को 7,646 नए केस दर्ज किए गए और 53 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 2,261 हो गई हैं। जुमला केसेस की तादाद 4,35,606 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,55,618 बताई गई। जुमे की सुबह 5,926 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 77,727 बताए गए। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 1,441, कामारेड्डी में 153, मंचिरियाल में 191, मलकाजगिरी में 631, आदिलाबाद 99, कोत्तोगड़म 114, जगतियाल 230, जंगांव 54, गदवाल 85, करीमनगर 274, खम्मम 212, आसिफाबाद 106, महबूबनगर 243, भूपालापल्ली 55, मेदक 137, मुलुगु 36, नागर कर्नूल 198, नलगुंडा 285, नारायणपेट 47, महबूबाबाद 110, निर्मल 130, निजामबाद 330, पेद्दापल्ली 139, सिरसिल्ला 139, रंगारेड्डी 484, सिद्दीपेट 289, संगारेड्डी 401, सूर्यापेट 283, विकाराबाद 189, वनपर्ती 120, वरंगल अर्बन 152, वरंगल रूरल 105 और भोंगिरी में 184 केस दर्ज किए गए। दूसरी जानिब तेलंगाना हुकूमत ने रात के कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तोसी करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल तक रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया था। 8 मई की सुबह 5 बजे तक अब इससे तोसी दी गई है। इससे पहले अदालत ने समाअत के दौरान हुकूमत को इंतबा दिया कि 45 मिनट के अंदर फैसला लेकर अदालत को बताएं, वरना अदालत खुद अपना फैसला सुनाते हुए अहकाम जारी करेगी। इस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि रात के कर्फ्यू में तोसी से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत इतनी लापरवाही का मुजाहरा क्यों कर रही है, हुकूमत को मजीद 24 घंटे क्यों चाहिए फैसला लेने के लिए। अदालत ने कहा कि जुमे के दिन रात का कर्फ्यू खत्म हो जाएगा, उसके बाद हुकूमत क्या फैसला लेगी।
एडवोकेट जनरल ने बताया कि कर्फ्यू हफ्ते की सुबह 5 बजे तक है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार जायजा ले रहे हैं। अदालत ने कहा कि 45 मिनट के अंदर फैसला लेते हुए अदालत को वाकिफ कराया जाए, जिसके बाद कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तोसी का फैसला किया गया। खम्मम वरंगल कॉरपोरेशन और 5 बलदियात व दीगर खाली नशिस्तों के लिए पुरअमन रायदही का इख्तिताम हुआ। जुमे के दिन सुबह 7 बजे से ही रायदही का अमल शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा। मजमूई फीसद तकरीबन 50% दर्ज किया गया। कोरोना वायरस के पेश नजर रायदही में कमी देखी गई। गुज़िश्ता इंतखाबात में 60% रायदही दर्ज की गई थी। इस बार 11% वोट कम डाले गए। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में कंट्रोल रूम में बैठकर रायदही का मुशाहिदा किया। कोविड के पेश नजर अदालत ने इंतखाबात मुनक्किद करने पर सरजनिश भी की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरे कवायद के साथ बलदिया के इंतखाबात मुनक्किद करने का फैसला किया। इंतखाबात में 11,34,000 वोटर रजिस्टर थे, जिनके लिए 1,549 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। 1,700 उम्मीदवार मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। खम्मम में तमाम सियासी जमातों में इत्तेहाद करते हुए मुकाबला हो रहा है, इसलिए बाज़ मकामात पर कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर देखे गए। बीजेपी कायदीन के साथ भी वरंगल में बहस व तकरार के मनाजिर नजर आए। 3 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से मुतालबा किया कि चंद हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। जूम ऐप पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल से हालात काफी संगीन होते जा रहे हैं। अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। सरकारी हॉस्पिटल में मौसर इलाज नहीं है। अवाम खानगी हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं, जहां पर उनसे मनमानी रकम वसूल की जा रही है। हुकूमत कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री में फौरी शामिल करें। भट्टी ने कहा कि 24 घंटे काम करने वाली टास्क फोर्स कायम करने की बात की गई थी, लेकिन अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि कौन से हॉस्पिटल को कौन कंट्रोल कर रहा है। कोरोना से अमवात में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स कायम किया जाए। सरकारी हॉस्पिटल में अवाम की सहूलत फराहम किया जाए, ताकि अवाम सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए आगे आएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के जलसे यौमुल कुरान को दारुस्सलाम से ऑनलाइन खिताब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मौजूदा हालात में सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल की जाए और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उन्होंने शहर के दौलतमंद अफराद से अपील की कि वो कम अज कम ऐसे मौक़ों पर आगे आएं, मजबूर और बेबस अफराद की मदद के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करें। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने इमदादी ट्रस्ट के ज़रिए तमाम खिदमात का आगाज़ किया और इस खिदमात को बिहार और महाराष्ट्र तक वसअत दी। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की नाअहली को जिम्मेदार करार दिया। उनका कहना था कि चौकीदार सोता रहा, तमाशे दिखाता रहा, मुल्क शमशान व कब्रिस्तान में तब्दील होता रहा। कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर के पहले कदम पर अपना कदम मुबारक रखा और आमीन कहा। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा आमीन कहा। सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमतुल आलमीन से बाद में पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 3 मरतबा आमीन क्यों कहा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने पहली मरतबा आमीन इसलिए कहा कि जिब्रील अमी मेरे पास खड़े थे और उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, वो शख्स हलाक हो जाए जिसने रमज़ान को पाया और अपने गुनाहों की मग़फ़रत अल्लाह से नहीं करवा ली। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, और ख़ास तौर से मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। माह रमज़ान की अहमियत, उसकी क़द्र व मंज़िलत समझने के लिए हम तमाम के लिए काफ़ी है। अभी भी हमारे पास वक्त है मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम तमाम रुजू अल्लाह हो जाएं,
اور اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس محفل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے نہ پیش کیا ہو۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ حضرت جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ضعیف ماں باپ زندہ ہیں اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لی۔ اور یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے کہ جس طرح اللہ نے ملائکہ کو نازل کر کے ہماری مدد کی تو اللہ کی رحمت آج بھی ہم کو مدد کرے گی۔ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہمارے بزرگوں میں جذبہ جہاد، شہادت سچا اور مستحکم تھا، اللہ نے ان کے سروں پر تاج رکھا۔ جب سے ہم نے اس منصب کو بھلا دیا، ذلیل اور خوار ہماری زندگی کا مقدر بن چکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی، مگر یہ بات سچ ہے کہ ہمارے پاس میتھمیٹیشین تھے، ریاضدان تھے، جو ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی اس روش کو بھول گئے، بھلا دیا، تو زمانہ ہمارا حساب کر رہا ہے۔ ہمارے پاس بہترین طبیب تھے، ہم دنیا کا علاج کر رہے تھے، آج دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ آج ہمارے پاس دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے اپنے جسموں پر پہننا پڑ رہا ہے، جبکہ قرآن نے ہم کو بہترین امت کہا، بہترین قوم کہا۔ تو آخر کیا وجہ ہے یہ پسماندگی کیوں، یہ ذلت کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا۔ ہم دنیا کی اس چمکتی ہوئی دنیا کے اس میں بہہ چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں، ہم اللہ کی قدرت پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ ہم کو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا ہے اور اس کو اس میں مستحکم رکھنا ہے، اور یقیناً ہم کو اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے کہ آج ہمارے ملک وطن عزیز میں جو حالات سے ہمارا ملک دوچار ہو رہا ہے، جہاں پر ہمارے ملک میں کووڈ ایک آگ کی طرح پھیلتے جا رہا ہے۔ جس طرح آگ ایک گھر کو جلاتی، اس طرح کووڈ لوگوں کی جانوں کو، بیماروں کو پریشان کر رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک میں ہم تمام کو اللہ سے کثرت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز، ہمارے ملک میں اس کووڈ کو اللہ ختم کرے، اس وبا کو ختم کر دے۔ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ کو جنگ بدر کے ان 13-14 شہیدوں کا واسطہ صحابہ کرام کے اللہ سبحانہ و تعالی اس کورونا کو ختم کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ سے یہ بھی عرض کرنا ہے آخر میں کہ اس ہمارے وطن عزیز میں اگر آج یہ بیماری پھیل رہی ہے تو اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ دوسری ویو آئے گی کورونا کی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک قومی نیشنل کووڈ مشن ہے، یعنی قومی ایک کونسل ہے جو کووڈ کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے ذمہ دار IIT کے پروفیسر ودیا ساگر نے مارچ میں لکھ کر دیا تھا کہ یہ دوسری ویو آئے گی۔ بڑے بڑے ایپیڈیمولوجسٹ نے کہہ دیا تھا کہ ملک میں دوسری ویو آئے گی، مگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم سو رہے تھے۔ اس ملک کا چوکیدار کام کرتے کرتے سو گیا اور ان کو اس پر نظر ہی نہیں کی۔
اور آج آپ دیکھتے ہیں انگریزی میں کہتے تھے کہ دس از اے مین میڈ ڈیزاسٹر. دس از اے ڈیزاسٹر میڈ بائی دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری شری نریندر مودی. وہ اگر ان کو معلوم تھا, ان کی حکومت کو معلوم تھا کہ آنے والا ہے دوسرا ویو, مگر آپ کو فکر ہی نہیں تھی. آپ تو سینہ اپنا پھاڑ پھاڑ کر پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کووڈ کو ہرا دیا. ورلڈ اکنامک فورم کے سے خطاب کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے کووڈ کو ہرا دیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان کی غلطیوں کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے, ان کے پاس وہ دور اندیشی نہیں تھی, نہ ہے نہ کبھی رہے گی. ان کے پاس صرف ایک ہی قابلیت تھی اور رہے گی کہ نفرت پیدا کرو. صرف انسان کو انسان سے لاؤ, دلوں کو توڑو, نفرت کی دیواروں کو اور اٹھا دو. یہی ان کی قابلیت تھی اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے نریندر مودی کو ووٹ دیا, بتاؤ آج آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو, ہم تو مخالف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی حفاظت خود کریے. ہمارے پاس صرف 80,000 آئی سی یو بیڈ ہیں. آج ضرورت ہے 1,60,000 سے زیادہ کی ضرورت ہے. 5,80,000 سے زیادہ ہم کو نان آئی سی یو کی ضرورت ہے ہی نہیں. سوچتے نہیں ہیں, ان کو صرف مندر کی سوچتے ہیں, نفرت کا سوچتے ہیں, گائے کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ ان کی پرائرٹیز میں تھی. ڈیمونیٹائزیشن کیا, 500 کے 1000 کی نوٹ ختم کری, غریب برباد ہو گیا. کوئی یقین نہیں کیا جب ہم کہہ رہے تھے. جی ایس ٹی غلط لے کے آئے, غریب برباد ہو گیا. پچھلے سال لاک ڈاؤن بغیر کسی سے پوچھے آپ نے لگایا, لاکھوں کروڑوں کی نوکریاں چلے گئیں. ہزاروں کلومیٹر غریب کو چل کے جانا پڑا اپنے گاؤں کو, اپنے اسٹیٹ کو, وطن کو واپس ہونے کے لیے. آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑا. بھارت کے وزیر اعظم ایک بادشاہ کی طرح اپنے محل میں بیٹھے ہوئے, اور محل میں بیٹھ کر ان کو ان غریبوں کی آہیں, ان کی تکالیف, یہ جلتی ہوئی چتائیں, یہ قبرستان میں دفن ہونے والی لاشیں, ان اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ملنا, ان کے لوگوں کی تڑپتی آہیں, ان پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے. بھارت کے وزیر اعظم آپ پر کون سی چیز اثر کرے گی بتائیے نا. میری آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیے, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے, پوری کوشش کریے. غیر ضروری ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کا شوق مت کریے. نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں, آپ سمجھیے میری اس بات کو. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اور جب ویکسینیشن آ جائیں گے, جب تلنگانہ کی حکومت ویکسینیشن لیں گے, وہ فوراً دے ویکسین لوگوں کو, فوراً لگائے ویکسین سب لوگوں کو. ہم پرائم منسٹر سے اپیل کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے کہ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کیوں نہیں آپ دواخانوں کو جا کر دلی میں دیکھتے؟ سب کو بند جائیے, ایک جگہ دیکھیے, آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر. ایک ایک چیز کی خبر آپ کے پاس ہے. سپریم کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے, الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے. یہ حکومت کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آتی حکومت. ویکسین لیجئے, اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود ویکسین لے چکا ہوں. میں اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ایم ایل ایز کو دلایا ہوں ویکسین. ویکسین لیجئے, اپنے آپ کی حفاظت کریے. اور مجلس اتحاد المسلمین نے بھی حیدرآباد میں ایک ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ اس ہیلپ لائن سے بھی آپ رابطہ کریے. اور وہاں پر ڈاکٹرز ہیں, اعلیٰ ڈاکٹر ہیں, قابل ڈاکٹر ہیں, بہترین ڈاکٹرز ہیں. آپ ان سے ٹیلی فون پر وہ آپ کی پوری کیفیت لیں گے, ویڈیو کال بھی کریں گے آپ کو ضرورت پڑی, اور ان کے مشورے کے اوپر مجلس کی اراکین آپ کے گھر تک لا کر وہ آکسیجن سلنڈر دیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیے, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے, ہمت سے کام کریے, حوصلے سے کام کریے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ صبر اور نماز سے کام لو. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ الذین, ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو, صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت مندوں کے پاس دولت ہے, اس غریبوں کی مدد کرنے کے لیے,
جن کو اللہ نے دولت دی وہ آپ کی دولت نہیں ہے, وہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت ہے. غریبوں کے لیے مدد کرو, ان کی دواؤں کا انتظام کرو, ان کے کھانے کا انتظام کرو, ان کے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھو. یہ صبر ہے. صرف غریبوں سے, مصیبت زداؤں سے صبر کے لیے کہنا نہیں, بلکہ امیروں کے لیے بھی صبر یہ ہے کہ آپ مدد کرو. آج یہ وقت مدد کرنے کا ہے ایک دوسرے کی. آج انسانیت دکھانا ہے. اگر آج آپ مدد نہیں کریں گے ایسے موقعوں پر تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے. جو صاحب استطاعت ہے, جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس شہرت ہے, جو ایم پی ہیں, جو ایم ایل اے ہیں, جو کارپوریٹر ہیں, جن کو اللہ نے سوسائٹی میں, معاشرے میں مقام دیا, اس کو استعمال کریے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. ہم اسی طریقے سے اگر ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور یہ تمام سیفٹی احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں گے, عمل کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کووڈ کے جو پیشنٹس میں بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کمی لا سکیں گے. ہم تمام کو ایک ہو کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں بہنوں, میرے غیور نوجوان ساتھیوں, میں نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ اپنے یوتھفل اسپرٹ کا مظاہرہ کریے, مدد کریے, مگر پورا احتیاط کریے. اندھا دھن ہو کر مت جائیے. ماسک لگائیے, 2 لگا سکتے تو بہت بہتر ہے, مگر کم سے کم 1 ماسک لگائیے. سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے, اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے اور ہمت سے کام کریے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے ہم تمام کو ایک دن جانا ہے, اس دنیا سے جانا ہے, مگر ہم کو اپنے بھائیوں کی, اپنے بہنوں کی, انسانوں کی جان کو بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے. میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے, جن عزیزوں نے, ہمارے ملک میں لوگوں نے اپنے ماؤں کو کھو دیا, اپنے والد کو کھو دیا, اللہ ہم اپنے دوستوں کو کھو رہے ہیں, اللہ ان تمام کو صبر دے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام کو صبر دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو ہمت اور حوصلہ دے, اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام کے اور جنگ بدر کے ان تمام صحابیوں کے صدقہ طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک بھارت میں اللہ اس وائرس کا خاتمہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس کا خاتمہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم مل کر, ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کریں. اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اس ملک کو اس وائرس سے چھٹکارا دلا دے. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تلنگانہ مائنارٹیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سوسائٹی کی طرف سے چلائے جانے والے اسکول و جونیئر کالجز میں طلباء و طالبات کے داخلوں کے لیے انٹرنس ٹیسٹ کو منسوخ کر دیا گیا. اس کے بجائے داخلوں کے لیے نئے طریقہ کار کو اپنانے کا اعلان کیا گیا. سوسائٹی کے سیکرٹری صفی اللہ کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق اقامت اسکولز میں داخلوں کا انتخاب لکی ڈرا کے ذریعے کیا جائے گا. جونیئر کالجز میں انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلوں کے لیے جو امیدوار اقامت اسکول سے آئے ہوں ان کا انتخاب لکی ڈرا کے ذریعے ہوگا. تحفظات کے احکامات پر عمل کیا جائے گا. اس طریقہ کار کے ذریعے نشستیں پر کی جائیں گی. اگر کچھ نشستیں بچ جاتی ہیں تو اس کے لیے اہل امیدواروں سے تازہ درخواستیں طلب کی جائیں گی. سوسائٹی نے داخلوں کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں جس کی کوئی فیس نہیں ہوگی. 5ویں, 6ویں, 7ویں و 8ویں جماعت کے علاوہ انٹر سال اول کے لیے درخواستیں 30 اپریل سے 20 مئی تک داخل کی جا سکتی ہیں. 5ویں جماعت کے لیے لکی ڈرا 1 جون کو ہوگا. 6ویں, 7ویں و 8ویں کے لیے 3 جون اور انٹر کے لیے 1 تا 4 جون کو لکی ڈرا ہوگا. مزید تفصیلات ٹمرس کی ویب سائٹ یا DMWO یا سوسائٹی کے دفتر بنجارہ ہلز سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر صدرنشین اور ارکان کا تقرر کیا جائے. بے روزگار جی شنکر کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اگر صدرنشین اور ارکان کا تقرر نہیں کر سکتے تو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کو بند کر دیں. عدالت نے کہا کہ صدرنشین اور ارکان کو تقرر کرنے کے بعد رپورٹ پیش کی جائے. سماعت کو 17 جون تک ملتوی کیا گیا ہے. محکمہ تعلیم کی چیف سیکرٹری چترا رام چندرن جمعے کے دن سبکدوش ہو گئی. ان کی جگہ پر چیف سیکرٹری تعلیم کے طور پر سندیپ کمار سلطانیہ کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے. اس سلسلے میں احکام جاری کر دیے گئے ہیں.
नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। चादरघाट के इलाके में घर में दाखिल होकर डकैती की संगीन वारदात अंजाम देने वाले सारिकों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वारदात से जिस तरह की सनसनी देखी जा रही थी, पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सारिकों को गिरफ्तार किया है। पेश एक रिपोर्ट। रमजान के महीने में इफ्तार के बहाने घर में दाखिल होकर डकैती की संगीन वारदात अंजाम दी गई है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद के उस्मानपुरा कट्टलगोड़े में वाक़े अपार्टमेंट में रियासत अली और उनकी अहलिया रिहाइश पजीर हैं। जुमेरात की शाम इफ्तार से कबल बुर्का पहनकर खवातीन दरवाज़ा खटखटाती हैं और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो कहा जाता है कि पहले फ्लोर से इफ्तार भिजवाया गया है। जब रियासत अली की अहलिया दरवाज़ा खोलती हैं तो दोनों बुर्कापोश खवातीन घर में दाखिल होकर उन्हें चूल्हे में ले जाकर बांध देती हैं और जब रियासत अली उठने की कोशिश करते हैं तो उन्हें धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया जाता है। बुर्खापोश खातून खंजर निकालकर विकार उन्निसा को धमकाती है कि अगर अलमारी की चाबी नहीं दी गई तो खत्म कर दिया जाएगा। खाना लेके और बैठ के खा रही थी तो उतने में खटका मार रही थी। मैं ऊपर वाले आके इफ्तारी देने आते कभी तो उन्होंने चीज सब दी। कोने बोले तो आवाज़ निकाले हो, बोले तो मैं खोली दर तो एक ट्रे में कि बहुत सेफ रख लेके ढाप के लेके आए और एक औरत पीछे थी, उन्हें भी दूसरे ट्रे में वो रख लेके तोरे पर ढाप के लाए कपड़ा। तो एक जने मेरे कपड़े गिर गए आंटी गली में, बोले तो मैं अच्छा बोली किधर से जाना तो इधर से बोली। उतने में पीछे से पकड़ ली, मेरे को पकड़ लेके वहाँ एकदम गिरा दिए, गिरा के हाथ पैर को वो सब लपट दिए, वो मुँह को पूरे मुँह को आँखों को सब लपट दिए। डर और खौफ के मारे विकार उन्निसा के शौहर रियासत अली चाकू बरदार बुर्कापोश खातून को अलमारी की चाबी हवाले कर देते हैं। एक अलमारी से तकरीबन 6 लाख और दूसरी अलमारी से 2 लाख रुपए की रकम और जेवरात लेकर दोनों बुर्कापोश फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद करके फरार हो गए। बाद में किसी तरह विकार उन्निसा ने मदद के लिए आवाज दी तो तीसरे फ्लोर के मकीन ने आकर उन्हें बाहर निकाला। ये वो वाकया है जो इस दौर में एक सबक भी देता है कि बगैर शिनाख्त के किसी को घर में दाखिल होने नहीं दिया जाए। अफसोस की बात यह देखने में आई कि शहर में इन दिनों हर तरफ CCTV कैमरों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे फ्लैट्स हैं जिनके पास CCTV कैमरे मौजूद नहीं है। इस वाक़े के बाद विकार उन्निसा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुकाम वाक़या पहुंच गए। उन्होंने मुतासिन से मुलाकात की और उन्हें हौसला दिया कि जल्द ही सारिकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहमद बलाला ने इस शुबे का भी इजहार किया कि इसके पीछे पहचान के लोग हो सकते हैं। और इस मकान के अंदर जहाँ पर 2 ज़ईफ़ हजरात ही रहते थे, उनके मकान के अंदर इफ्तार के टाइम के ऊपर 2 ख़वातीन बुरखे में आए, आकर इफ्तार लाए बोलकर बहाने से अंदर घुसकर
वो एक ज़ईफ़ ख़वातीन को रस्सी से बांधकर और बड़े हज़रत रहते उन लोग को डरा कर मारने की धमकी देकर उनकी अलमारी में से कुछ 8 लाख रुपए लेकर बाहर से डोर बंद कर चले गए हैं। ये कोई जानकार आदमी ही कर सकता है जिसको इत्तला है कि ये ज़ईफ़ हज़रात के पास कोई नहीं रहते, सिर्फ एक मियाँ बीवी दोनों ज़ईफ़ हज़रात रहते हैं। इनको एक बच्ची है जो अमेरिका में है। कोई जानकार आदमी कर सकता है। पुलिस क्लू टीम का इंतज़ार कर रही है और इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द पुलिस ये कोशिश करेंगी और हम भी परसों करेंगे कि इसको जल्द से जल्द सारिकीन को पकड़ा जाए। और साथ ही साथ मैं आवाम से ये भी कहना चाहूँगा कि नए अफराद को अपने घरों के अंदर इफ्तारी के बहाने या किसी और बहाने दाखिल होने ना दिया जाए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आला ओहदेदारों से बात करते हुए जोर दिया कि इस तरह के वाक़यात का अयादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि बिना जान पहचान वालों को घर में आने न दिया जाए। अगर मौमरीन घर में हैं या तन्हा हैं तो खानदान वालों को उनकी निगहदाश्त करनी चाहिए। तो आपने देखा और सुना कि ऐसी कहानियां सिर्फ इनके फिल्मों में देखी और सुनी जाती हैं। 2 ख़वातीन आती हैं और ज़ईफ़ अफराद को बांध कर रस्सियों से उनके पास से पैसे छीन कर ले जाती हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले को किस तरह हल करती है, क्योंकि रुपये का मामला है। कैमरा पर्सन हफीज़ के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। इस दौरान इत्तला मिली है कि जिस तरह से चादरघाट के उस्मानपुरा कट्टल मंडी के अंदर जो सरके की वारदात पेश आई थी उसमें मुलव्विस 2 सारिकों बशमोल खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो सारिक बताए गए उनका नाम अकबर और उसकी अहलिया सईदा बताए जा रहे हैं और ये रियासत अली जिनके घर में ये डकैती की वारदात अंजाम दी गई थी उन्हीं के रिश्तेदार बताए गए हैं। जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से इफ्तार देने के बहाने घर में दाखिल होकर डकैती की वारदात अंजाम दी गई थी और जिस तरह से मजलिस के रुकन से अहमद बलाला वहां पर पहुंचे थे, पुलिस के ओहदेदारों पर जोर दिया था कि फौरी सारिकों की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि इलाके के अंदर एतमाद बहाल हो सके, क्योंकि इस तरह के वाकयात का अयादा न होने पाए। और उसी के तनाजुर में पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए खुसूसी टीमें तश्कील दी और बिलाखिर 2 सारिकों को गिरफ्तार किया गया जिसमें खातून शामिल है। ये लोग बुरखा पहनकर दाखिल हुए थे। अकबर और उसकी अहलिया सईदा इनके नाम बताए गए हैं और ये लोग बताया गया है कि रियासत अली के रिश्तेदारी हैं जो इस वारदात में मुलव्विस थे। तो जिस तरह से जो वाकया पेश आया चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में, पुलिस ने भले ही इस मामले को हल कर लिया है लेकिन अवाम को मोहतात रहने की जरूरत है। और जिस तरह से ये वारदात पेश आई है, रिश्तेदारों की तरफ से वारदात अंजाम दी गई है, तो यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह के लोग हैं जो अपने ही रिश्तेदारों के अंदर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह की वारदात अंजाम देते हैं। बहरहाल पुलिस ने सारिकों को गिरफ्तार किया है। अकबर और उसकी अहलिया सईदा इनके नाम बताए गए हैं और उनसे मजीद पूछताछ जारी है। कुछ रकम जब्त किए जाने की भी इत्तला मिल रही है। चादरघाट पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात और पूछताछ कर रही है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सेंट्रल जोन में 250 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल जोन में कैमरे नस्ब किए गए। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि सीसीटीवी कैमरे जराइम पर काबू पाने में इंतहाई मददगार साबित हो रहे हैं। हैदराबाद में 3,70,000 सीसीटीवी कैमरे पहले ही नस्ब किए जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी बड़ी तादाद में इस तरह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। कमिश्नर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की तंसीब में अवामी शिरकतदारी की सितारिश की। उन्होंने बताया कि सेंट्रल जोन के 8 पुलिस स्टेशन हुदूद में ये 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सैफाबाद में 54, नामपल्ली में 10, रामगोपालपेट में 23, चिकलपल्ली में 55, मुशीराबाद में 20, गांधीनगर में 26, एबिट्स में 35 और नारायणगुड़े में 27 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में एसओटी पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पी साई कुमार और जी बाबू रेड्डी रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस थे और इससे 30,000 रुपए एक इंजेक्शन फरोख्त किया जा रहा था। एसओटी ने बाखबर इत्तला मिलने पर साई कुमार और बाबू रेड्डी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1 एक्टिवा गाड़ी और 2 सेलफोन जब्त किए गए हैं।
दूसरी तरफ टप्पा चबूतरा पुलिस ने गैर कानूनी गुटखे की भारी मिकदार को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक अमजद और शब्बीर लॉकडाउन के दौरान जायद कीमत पर ममनुआ गुटखा और तंबाकू की अशिया फरोख्त करने का मंसूबा रखते थे। दोनों ने गुटखे का जखीरा भी किया था। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर धावा करते हुए तकरीबन 2 लाख रुपए के गुटखे और दूसरी तंबाकू अशिया को जब्त किया है। रमजान के दौरान आपसी झगड़ों की इत्तलात आम हो रही हैं। मुक़द्दस महीने में अवाम को इस तरह के झगड़ों से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शालीबंडे के हुदूद में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। 2 ग्रुपों के दरमियान पुरानी खुसूमत की वजह से झड़प हो गई। इस झड़प का सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आया है। मुकामी अवाम का यह तासुर है कि कम से कम रमजान के महीने का एहतराम करना चाहिए। फरीक़ैन को भी माह मुक़द्दस का ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात से लोगों का अमन और सुकून मुतासिर होता है। शहर में एक तरफ रात का कर्फ्यू जारी है तो दूसरी तरफ कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में टोली मस्जिद के करीब शराब का कारोबार उरूज पर है। आकाश सिंह और राजा रात के वक्त में शराब का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस मास्क को लेकर तो सख्ती बरत रही है, लेकिन शराब के इस तरह के कारोबार पर चश्मपोशी इख्तियार की जा रही है। पुलिस को फौरी सिलसिले में कार्रवाई की जरूरत है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। सरूर नगर के साकिनान उत्तम कुमार और संदीप कुमार बिग बास्केट नागोल में मुलाजमत करते हैं। दोनों को बाइक रेसिंग और अच्छी मोटरबाइक्स का शौक था। दोनों की आमदनी कम होने की वजह से वो अपने तायुशात के अखराजात पूरा नहीं कर पा रहे थे। दोनों मिलकर स्पोर्ट्स बाइक्स करने का सरखा यानी कि उसका सरखे का मंसूबा बनाया। उत्तम और संदीप ने मीरपेट में 5, एलबी नगर में 2, मेटपल्ली में 2 और सरूर नगर में सरखे की एक वारदात अंजाम दी। पुलिस ने दोनों सारिकों के कब्जे से तकरीबन 15 लाख रुपए मालियती बाइक्स को जब्त किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में कोरोना के केसेस में गैर मामूली कमी, 7,646 नए मुतासरीन, 53 अमवात। नाइट कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तोसी। खम्मम, वरंगल और दीगर 5 बलदियात में पुरअमन रायदही। कोविड के पेश नजर सिर्फ तकरीबन 50% रायदही दर्ज। कम से कम चंद हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। कोरोना की दूसरी लहर से हालात काफी संगीन। सरकारी दवाखानों में मौसर इंतजामात नहीं, भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में इफ्तार देने के बहाने डकैती की वारदात, 24 घंटों में सारिक गिरफ्तार। कुशाईगुड़े में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस 2 अफराद गिरफ्तार। और टप्पा चबूतरे में गैर कानूनी गुटखे की भारी मिकदार जब्त, 2 अफराद तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।